गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आप पढ़ रहे थे क्रोमोसोम्स। जैसा कि हमने आपको बताया कि मनुष्य में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको क्रोमोसोम्स की संरचना पढ़ाई थी तथा उसका फिगर भी आपको बताया था। आज आप हेडिंग डालेंगे गुणसूत्रों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। लिख लीजिए गुणसूत्रों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, गुणसूत्रों के प्रकार, यानी कि कितने प्रकार के गुणसूत्र होते हैं और ये कार्य क्या करते हैं। लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे। पहले लिखे, अच्छा ये लिखिए कि गुण ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहले लिखो, ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, कायिक या अलिंग या सजात गुणसूत्र। नंबर 1, कायिक या अलिंग, कायिक या अलिंग या स्वजात गुणसूत्र, या स्वजात गुणसूत्र। कायिक या अलिंग या स्वजात गुणसूत्र। लिखेंगे, वे गुणसूत्र जो लिंग लक्षणों को छोड़कर, वे गुणसूत्र जो लिंग लक्षणों को छोड़कर जीन के अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं। वे गुणसूत्र जो लिंग लक्षणों को छोड़कर, जो लिंग लक्षणों को छोड़कर जीन के, वे गुणसूत्र जो लिंग लक्षणों को छोड़कर जीन के अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं। जीन के अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं, कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। करते हैं, कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। कायिक गुणसूत्र नर एवं मादा, कायिक गुणसूत्र नर एवं मादा दोनों प्रकार के जीवों में, कायिक गुणसूत्र नर एवं मादा दोनों प्रकार के जीवों में समान होते हैं। दोनों प्रकार के जीवों में समान होते हैं। इन्हें अलिंग सूत्र कहते हैं। इन्हें अलिंग सूत्र कहते हैं। समझ में आ गया कि देखिए, जो कायिक होते हैं यानी कि स्वजात गुणसूत्र, ये कैसे होते हैं? वे गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण को छोड़कर, यानी कि जो लिंग लक्षण आते हैं उनको छोड़कर जीन के अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं। और कायिक गुणसूत्र नर एवं मादा दोनों प्रकार के जीवों में होते हैं, इसलिए इन्हें अलिंग सूत्र कहते हैं। दूसरी हेडिंग डालेंगे, लिंग गुणसूत्र। सेकंड डालेंगे, लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र
लिंग गुणसूत्र में लिखेंगे लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र कहलाते हैं। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। इन्हें हेटेरोसोम भी कहते हैं। हेटेरोसोम भी कहते हैं। ये नर एवं मादा दोनों में अलग अलग होते हैं। ये नर एवं मादा दोनों में अलग अलग होते हैं। ये एक्स व वाई गुणसूत्र कहलाते हैं। ये एक्स व वाई गुणसूत्र कहलाते हैं। ये एक्स व वाई गुणसूत्र कहलाते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण इन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण इन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा होता है। ठीक है, और लिखेंगे जैसे नर में XX और मादा में जैसे नर में XY और मादा में XX। ठीक है, जैसे नर में XY तथा मादा में XX। अब देखो नर जैसे जो अनुवांशिक गुण था आपका, जो हमने हेरिडिटी आपको मटर के पौधे में पढ़ाई थी, उसी प्रकार से इसमें भी होता है कि ये मादा है XX, ये नर है। फिर इनमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, संकरण होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर X और Y बन जाता है। और XY बनने के बाद फिर इसमें जब 4 प्रकार के निकल के आते हैं तो क्या क्या आ जाता है? XX, XY, XY और XX। यदि बताया था तो ये आते हैं जब, तो इसमें जो XX है, जब संतान होगी तो ये होगी पुत्री, और जब XY लिंग निर्धारण होगा और जब संतान होगी तो ये होगा। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब एक क्या क्रोमोसोम्स पहुंचेंगे, तो अगर XX गुणसूत्र मिल जाएंगे दोनों, यानी कि X पुरुष से भी पहुंचे और माता के पास भी X है, तो क्या होगा? पुत्री का निर्माण होगा, यानी कि पुत्री जन्म लेगी। या तो उसके पास X है और Y पुरुष से पहुंच गया तो पुत्र का जन्म होगा। ठीक है, यही क्या होता है? गुणसूत्र निर्धारण, लिंग निर्धारण। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चे का जन्म होता है। ठीक, नोट कर लीजिए, बस वो हो गया होगा, उसके बाद ये नहीं करना आपको। आगे हेडिंग अगली है डालेंगे, ये समझ में आ गया। और जो ऑटोसोम्स की संख्या होती है, देखिए पूरे क्रोमोसोम 23 नहीं होते, ये होते हैं 22X, ये होते हैं YXX और ये होते हैं YXY। ये है ए 22 क्या है? ऑटोसोम्स। प्रश्न आ चुका है कि ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 23 भी दिया था, 21 भी दिया था, 22 भी दिया था, 24 भी दिया था। तो अब सबने 23 लगा दिया, लेकिन 23 नहीं है, 22 है, एक क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो कितने हो गए? 23 हो गए। ठीक, समझ में आ गया? समझ में आया? चलो नोट करो, अगली हेडिंग डालो, लिंग निर्धारण।
आगे डालेंगे लिंग निर्धारण, जिसे कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। लिंग निर्धारण जिसे कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। नोट करिए, ये भी यही है जो इसमें हमने आपको सब बताया है, ये यही है, लेकिन यहाँ पे लिंग सूत्र है जो इसके दो भाग बताए गए, लेकिन जो लिंग निर्धारण है किस प्रकार से लिंग निर्धारण करता है बच्चा, वो इसमें हम बताएंगे आपको। तो लिखे, लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है, लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है, लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है, लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि एक लिंगी जंतुओं में, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि एक लिंगी जंतुओं में, एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन द्वारा, एक लिंगी होता है मनुष्य कि द्विलिंगी होता है ना, नर अलग होता है मादा अलग होती है, केचुआ द्विलिंगी होता है, वही नर उसी में मादा उसी में नर, ऐसे कई हैं। जैसे ईस्ट है, वो भी जनक और उसी में सब कुछ हो जाते हैं, खंडन पे खंडन के द्वारा, उसमें तो रिप्रोडक्शन ही नहीं होता। तो क्या लिखा आपने कि लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि एक लिंगी जंतुओं में, कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न, कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाला नया प्राणी, उत्पन्न होने वाला नया प्राणी नर होगा या मादा। कोई बता सकता है? जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो कोई ये नहीं बता सकता कि उसके अंदर जो संतान है वह पुत्र है या पुत्री। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी ने इतना क्या कर लिया है, तरक्की कर ली है कि वह बता देता है कि अंदर पुत्र है या पुत्री है। तो जो आपने देखा कि जो हमारे अंदर ये जो किरणें जाती हैं, कौन सी किरणें होती हैं? अल्ट्रासाउंड होता है, तो अल्ट्रा किरणें जाती हैं। लेकिन ये तो खासियत है कि जो अल्ट्रा किरणें होती हैं वे हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती। शरीर के ऊपर एक मशीन सी लगाते हैं और लेप लगाते हैं, तो उसके अंदर जो किरणें निकलती हैं वह हमारे शरीर में घुस जाती हैं और घुसने के बाद क्या करती है, हमारे शरीर का जो आकार होता है उसे बाहर प्रदर्शित कर देती है। टीवी में सब कुछ देख सकते हैं। एक छोटा सा कण भी होता है शरीर के अंदर, उसको भी स्पष्ट रूप से निकल कर बाहर आ जाता है, दिखाई देता है कि ये चीज़ अंदर है, जिसके कारण मनुष्य को क्या हो रही है, पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है। तो जो किनके द्वारा है, अल्ट्रा किरणों। इसी प्रकार और किरणों का अलग अलग काम होता है। जैसे एक्स किरणें होती हैं, लेकिन एक्स किरणें मांस को नहीं दिखाती, मांसपेशियों को नहीं दिखाती, आपके अंदर पेट के भागों को नहीं दिखाएंगी। वो किसको दिखाती हैं? हड्डियों को। ये खतरनाक भी होती है, तो मनुष्य को ज़्यादा एक्सरे नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये एक्स किरणें जब हमारे शरीर के अंदर घुसती हैं तो हमारे शरीर को भेदती हुई जाती है, मांस को, और वह हड्डियों को दिखाती हैं। जब अगर कोई बार बार एक्सरे कराता है तो उसकी हड्डियाँ कैसी हो जाती हैं? हल्की हो जाती हैं, यानी कि उसमें जब वो रेस पहुँच रही है तो उनमें क्षति पहुँचने लगती है। ठीक है, लेकिन अल्ट्रा किरणों से कोई नुकसान नहीं। तो हम आपको क्या लिखा रहे थे, उत्पन्न होने वाला नर होगा या मादा। तो इस पर कानूनन अपराध भी लगा दिया गया है, लगा है कि ये लिंग बताना कानूनन अपराध है, यदि कोई ऐसा करता है तो उसे जेल की सजा हो सकती है। तो लिखिए, अब लिखेंगे अगली लाइन से लिखेंगे, विभिन्न जातियों में लिंग को निर्धारित करने के लिए कई विधियां होती हैं। विभिन्न जातियों में लिंग को
निर्धारित करने के लिए कई प्रकार की विधियाँ होती हैं। अगर इस प्रकार का कोई रास्ता अपनाता है तो क्या किस बेस से, जब कोई अल्ट्रासाउंड करवाता है और भाई यह पता लगाता है कि अंदर पुत्री है या पुत्र है, तो भाई उसका बेस क्या होता है? उसका बेस ये होता है कि हम ये जाने उसे क्या चाहिए होता है, पुत्र चाहिए होता है, उसे पुत्री नहीं चाहिए होती। और इसीलिए भारत में जो पुत्रियों का स्केल है वह घट चुका है। इसी यानी कि 1000 मनुष्य 1000 पुरुष पे 700 कुछ लड़कियां रह गई थी। अब ये बताइए कि जब 700 कुछ लड़कियां हैं और जब उनकी शादी उनसे हो जाएगी तो जो 250 या कुछ बचे हैं मेंस, वे कहाँ जाएंगे, है ना? उसमें भी कुछ मर जाएंगी लड़कियां। तो उससे क्या होगा, उससे क्राइम और बढ़ेगा, है ना? जब स्केल कम होगा तो उससे क्राइम और बढ़ेगा, है ना? जब स्केल बराबर होगा तो क्राइम बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन ये कैसी सोच वाले करते हैं, जिनकी घटिया सोच होती है, वो इस तरीके की भावना रखते हैं कि हमें पुत्र चाहिए, हमें पुत्री नहीं चाहिए। पुत्र और पुत्रियां दोनों समान हैं। चलिए, क्या लिखा आपने कि विभिन्न जातियों में लिंग को निर्धारित करने के लिए कई प्रकार की विधियां होती हैं। नंबर एक में लिखेंगे कई जातियों में लिंग का निर्धारण। कई जातियों में लिंग का निर्धारण पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर होता है। कई जातियों में लिंग का निर्धारण पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर होता है। यानी कि उसने इन्वायरमेंट पर छोड़ दिया कि इन्वायरमेंट ऐसा है तो यहाँ के इन्वायरमेंट में तो लड़के ही होते हैं और यहाँ के इन्वायरमेंट में लड़कियाँ होती हैं। तो क्या बताया कि कुछ जातियों में लिंग का निर्धारण पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर होता है। जैसे कछुओं में जब तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो, जब कछुओं में तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो तो नर अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं। और यदि 28 और 33 के मध्य हो, तो नर और मादा दोनों समान मात्रा में उत्पन्न होते हैं। और 33 से ऊपर हो तो मादाएं अधिक होती हैं। तो देखिए इस तरीके से किसमें पता चला, जंतुओं में, है ना? तो ये था आपका लिंग निर्धारण, यानी कि इस प्रकार से भी लिंग निर्धारण होता है। ठीक, उसमें ये सिस्टम होगा कि जो एक्स होंगे वो नष्ट हो रहे होंगे, वाई प्रबल होगा, ज़्यादा प्रभावी होगा वाई, तो वो नष्ट नहीं हो रहा होगा जब तापमान कम हुआ होगा। और जब तापमान अधिक होगा उसमें वाई क्या होगा, कैसा होगा, अप्रभावी होगा, और वो प्रभावी ज़्यादा होगा एक्स, तो उस समय मादाएँ होंगी। यही कारण होगा। ठीक है, तो ये नोट हो गया। इससे आगे हम आपको नोट हो गया, सभी को समझ में आ गया ये?